स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सजा और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी किशोरत्व की याचिका दायर की जा सकती है। ऐसा कहते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया, जिसने उसके खिलाफ दोष सिद्धि और सजा का आदेश पारित होने के बाद किशोरता के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सत्र न्यायालय द्वारा किशोर न्याय, देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत अपराध के समय आरोपी की उम्र का निर्धारण करते हुए एक विस्तृत जांच की गई, जिसमें दर्ज किया गया कि घटना के दिन आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा और मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी लेह द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। संगठन ने वांगचुक सहित लगभग 200 पदयात्रियों के साथ मार्च की शुरुआत की और लेह से नई दिल्ली तक पदयात्रा शुरू की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिकट स्कैल्पिंग की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर नोटिस जारी किया, जहां किसी कार्यक्रम के टिकट ऊंची कीमत पर दोबारा बेचने के इरादे से खरीदे जाते हैं। यह याचिका कोल्ड प्ले और गायक दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हालिया संगीत समारोह यानी कॉन्सर्ट की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और मामले को 18 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जनहित याचिका रोहन गुप्ता नामक व्यक्ति ने दायर की है, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। टिकटों की कालाबाजारी के खतरे को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है और वैकल्पिक रूप से वो चाहते हैं कि टिकट स्कैल्पिंग प्रथा को कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा दोनों ने मुंबई के आलिशान जुहू इलाके में अपने आवासीय परिसर और पावना झील के पास फार्म हाउस को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने के बाद जोड़े को जारी किए गए बेदखली नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एक कथित क्रिप्टो संपत्ति पॉन्जी स्कीम मामले के संबंध में ये कार्यवाही की गई थी। न्यायमूर्ति रेवाती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चवन की खंडपीठ ने बुधवार 9 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को गुरुवार 10 अक्टूबर दोपहर को सुनवाई के लिए रखा है। अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कुंद्रा दंपत्ति ने 27 सितंबर 2024 को बेदखली नोटिस जारी करने के लिए ईडी की ओर से अर्थहीन, लापरवाह और मनमाने कृत्य के खिलाफ अपने अधिकार और अपने परिवार के आश्रय की रक्षा के लिए आदेश देने की मांग की है। दंपत्ति को अपनी संपत्ति मुंबई में आवासीय घर और पुणे में फार्म हाउस 10 दिनों के भीतर खाली करने के लिए कहा गया है। दंपत्ति को 3 अक्टूबर को यह बेदखली का नोटिस दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 42 साल पुराने मामले में एकमात्र जीवित अपीलकर्ता अभियुक्त को बरी कर दिया है, क्योंकि उसे जिला न्यायाधीश बलिया से एक रिपोर्ट मिली थी कि मामले का पूरा रिकॉर्ड हटा दिया गया था और उसका पुनर्निर्माण किया जाना असंभव था। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सितंबर 1982 में बलिया की एक सत्र अदालत द्वारा पारित दोष सिद्धि के फैसले और 4 साल की कैद के खिलाफ राम सिंह द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी और सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मूलतः ट्रायल कोर्ट ने उन्हें हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 किसी अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को पकड़ने के लिए गलत जानकारी देना के तहत दोषी ठहराया गया था।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बलात्कार के मामले में आरोपी की डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20 भाग 3 के तहत आत्मदोषारोपण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि अदालत द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी विकल्प अभियुक्त के पास होगा कि वो अपने रक्त का नमूना देने से इनकार कर दे। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत एक पॉक्सो आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें शिकायतकर्ता के आवेदन को एक चिकित्सीय विशेषज्ञ द्वारा आरोपी की डीएनए जांच की अनुमति दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।